हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग। दोनों के बीच क्या डिफरेंसेज है और कौन ज़्यादा बेटर हो सकता है हमारे लिए, और दोनों में क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड्स है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं एंड फुल कंपेयर करने वाले हैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बीच। ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो तो आपको इन दोनों चीज़ों को जरूर से समझना चाहिए, इन दोनों के बीच के फ़र्क को जरूर से समझना चाहिए। चलो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। गाइज, इससे पहले मैंने आप सभी को ट्रेडिंग के बारे में स्पेशल वीडियो बनाकर बताया था कि ट्रेडिंग होता क्या है। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि ट्रेडिंग होता क्या है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद एंड स्क्रीन पर वो वीडियो दे दूंगा, साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर भी दे दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं देखना चाहते उस वीडियो को तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इस वीडियो में भी आप लोगों को समझ में वैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ट्रेडिंग यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो पैसे बनने की प्रक्रिया वो एकदम जल्द से जल्द बनती है। मतलब एकदम यहाँ पर एक नंबर करके लिखें तो एकदम तुरंत से बन जाती है हमारे पैसे। यहाँ पर शॉर्ट टाइम, यहाँ पर टाइम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। इन्वेस्टिंग में क्या है, टाइम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लगता है, ये लॉन्ग टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा लग जाता है इन्वेस्टिंग में, एंड यहाँ पर शॉर्ट टाइम यहाँ पर लगता है, मतलब कम समय में। एक एक दिन में लोग यहाँ पर लाखों रुपए कमाते हैं ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसे कमाने में। ठीक है, लेकिन इतना छोटा सा यहाँ पर ये आप लोग मत सोच लेना है बस इतना सा बात सुनकर कि अब हमें ट्रेडिंग करना है भाई क्योंकि कम समय में पैसे बनता है। जी नहीं, आपको सारी पहलुओं को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड है रिस्क की बात की जाए तो रिस्क यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, बहुत हाई रिस्क यहाँ पर हाई है। फिर यहाँ पर सेकंड में रिस्क की बात की जाए तो रिस्क इसमें भी है, पूरा स्टॉक मार्केट में रिस्क है। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो सभी में अलग अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिस्क यहाँ पर आपको लो मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर हाई रिस्क, यहाँ पर लो रिस्क, फिर भी हम लोग मानकर चलेंगे, लेकिन रिस्क यहाँ पर भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर भी रिस्क आपको मिलेगा। एंड रिवॉर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पर रिवॉर्ड्स की बात की जाए तो रिवॉर्ड्स यहाँ पर है हाई। अब यहाँ पर इन्वेस्टिंग के अंदर रिवॉर्ड्स की बात की जाए तो रिवॉर्ड्स कैसे होंगे, यहाँ पर भी रिवॉर्ड्स आपको लो मिलते हैं। ठीक है, अब देखो एक समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि रिवॉर्ड्स यहाँ पर लो लिखा है, लेकिन ऐसा लो नहीं है। यहाँ पर हम इसके कंपैरिजन में रिवॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिवॉर्ड्स ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि एकदम एक एक दिन में 10-10 हज़ार रुपये बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको एक एक दिन में पैसे 10-10 हज़ार नहीं बनते, आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर रिवॉर्ड्स ज़्यादा मिलते हैं, हाई रिवॉर्ड्स ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर शुरू में ही आपको मैंने बोल दिया कि टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पर रिवॉर्ड्स लो ही है अगर ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, अगर जितने टाइम तक आपने यहाँ पर इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टेड रहा है, आप 5 साल तक, 5 साल तक अगर ट्रेडिंग में आप रेगुलर प्रॉफिट में रहते हो तो उसके मुकाबले में, इन्वेस्टिंग के मुकाबले में, यानी कि रिवॉर्ड्स यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल जाएंगे ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग के अंदर रिवॉर्ड्स कम मिलते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है, इन्वेस्टिंग के अंदर रिवॉर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में, ट्रेडिंग के कंपैरिजन में रिवॉर्ड्स की बात की जाए तो वो कम देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें रिवॉर्ड्स के अंदर ही बात करते हैं, क्या यहाँ पर हमें डिविडेंड मिलता है? नो डिविडेंड्स। ठीक, नो डिविडेंड, नो डिविडेंड्स, यहाँ पर डिविडेंड मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिविडेंड मिलते हैं। डिविडेंड करने का मतलब है जो हमारी कंपनी में, हमने अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उसमें जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। ठीक है, और बाकी जो आपका कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म में वो तो आपका होता ही है, मतलब शेयर का जो प्राइस है वो तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर डिविडेंड के तौर पे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको कंपनी देती रहती है। ठीक है, टाइम टू टाइम अलग अलग कंपनीज में अलग अलग डिविडेंड की परसेंटेज होती है, तो उस प्रकार से डिविडेंड्स का फायदा यहाँ पर आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई डिविडेंड वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पर और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जगह नहीं बच रही है, तो हम लोग इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर अभी हमने इरेज कर लिया है। 4 पॉइंट्स अभी हमने देखे थे, 5वें पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो 5वें पॉइंट्स में हम लोग पेशेंस के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो पेशेंस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हाई पेशेंस आपके पास होने चाहिए। 5वें पॉइंट यहाँ पर भी देखेंगे तो पेशेंस की जरूरत यहाँ पर भी है। ठीक है, पेशेंस यहाँ पर भी आपके पास बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। दोनों के अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यार इन्वेस्टिंग के अंदर बात की जाए, अगर आपने कोई शेयर को खरीदा जो कि फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, अच्छी कंपनी है, आपको उस पर विश्वास था, लेकिन यार इन्वेस्ट करने के बाद थोड़ी सी उसमें करेक्शन आ जाती है, तो आप डर कर बेच देते हो। ठीक है, और फिर वो कंपनी आगे चलकर उड़ जाती है। आपका विजन था, आपने 5 साल के विजन से इन्वेस्ट किया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने के अंदर ही अगर थोड़ी सी करेक्शन हो गई, कंपनी में अंदर कुछ खराबी नहीं है, बस एक्सटर्नल कुछ न्यूज के कारण, कुछ एक्सटर्नल इश्यूज के कारण अगर स्टॉक का प्राइस गिरा तो आप डर के मारे बेच दिए, तो ये पेशेंस नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपको कंपनी पे ट्रस्ट है, कंपनी के फंडामेंटल्स पर ट्रस्ट है, कंपनी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर ट्रस्ट है, तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको थोड़ी सी छोटे छोटे करेक्शन पे ऐसे बेच नहीं देना चाहिए अकबकाकर। ठीक है, ये पेशेंस यहाँ पर जरूरी होती है। एंड उसके बाद ट्रेडिंग में बात की जाए तो ट्रेडिंग में तो यार बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब इससे भी ज्यादा जरूरी पेशेंस ट्रेडिंग में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार अगर आप लोग कमेंट में जरूर से बताना, अगर आपने ट्रेडिंग किया है तो जरूर से बताना कि पेशेंस क्या आपका यहाँ पर रहता है। लोग प्रॉफिट में रहते हैं तो भी पेशेंस नहीं रख पाते हैं, लॉस में रहते हैं तो भी पेशेंस नहीं रहता है। ठीक है, प्रॉफिट में जाए तो लोग सोचते हैं और ज्यादा प्रॉफिट करें, एंड उसके बाद वो प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है, और लॉस में भी बैठे रहते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस हटा देते हैं, एकदम ऐसे ही चलने देते हैं गाड़ी, और अपना पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो बर्बाद कर देते हैं सिर्फ पेशेंस की वजह से। तो यहाँ पर भी पेशेंस की जरूरत है, वहां पर भी, दोनों जगह पे पेशेंस की जरूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे, छठा पॉइंट जो कि है यहाँ पर साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी, एंड यहाँ पर भी साइकोलॉजी लिख लेते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी। अब देखो क्या है, यहाँ पर साइकोलॉजी की जरूरत बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पर भी जरूरत है, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग में क्या कि एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम कंपलसरी है। अगर कोई ट्रेडर एक बड़ा ट्रेडर भी है लेकिन उसकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो उसे लॉस में आने में कोई टाइम नहीं लगता है उतना। ठीक है, तो बड़े बड़े ट्रेडर्स को ये नुकसान कर देता है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी ले डूबता है अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को। साइकोलॉजी में जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया इसमें, ठीक है, पेशेंस वाले ऑप्शन में, उसी प्रकार से साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि देखो अगर आपने कोई ट्रेड लिया है, मान लो 1 लाख रुपए लगाया है एक ट्रेड में, एंड उसमें अगर आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10% आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप सोच रहे हो कि चलो यहाँ पर हम 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक नहीं है, 10% और हो जाता तब मैं निकलूंगा, और आप बने रहते हो ट्रेड में। ठीक है, अब क्या होता है कि वहां से मार्केट गिरने लगता है, और जो आपका प्रॉफिट है वो घटकर 5,000 पर आ जाता है प्रॉफिट। ठीक है, और 5,000 पर प्रॉफिट आ जाता है, तब आप सोचते हो कि यार पहले ही ठीक था, पहले ही निकल जाता, थोड़ा सा और वेट करते हैं, 10,000 अब अगर चल गया तो हम निकाल लेंगे पैसा। अब क्या होता है कि वो बढ़ने छोड़कर और घट जाता है, यहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट था, अब हो गया यहाँ पर -10,000। ठीक है, तो आप घाटे में चल गए, 10,000 के माइनस हो गया 10% आपका। अब आप सोच रहे हो कि भाई जो अमाउंट था मेरा वही रह जाए, मैं उतने में ही निकल जाऊंगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। 10,000 का प्रॉफिट से 10,000 घाटे में आ गए हो, और फिर भी आप सोच रहे हो कि यार चलो कम से कम अब मेरा जो अमाउंट मैंने लगा था वही मेरा सिर्फ मिल जाए। ठीक है, ये सोचते होगे, ये एकदम रियलिटी है। अगर आप एक नए ट्रेडर हो और आपने कभी ट्रेडिंग किया तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ जरूर से आया होगा। कमेंट में जरूर से बताना अगर आपने ये सिचुएशन फेस की है तो। ठीक है, ऐसा सोचते हैं कि चलो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, उतने में निकल जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि और वो नुकसान में चला जाता है। आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हो कि छोटे से लॉस लेकर हम निकल जाए, नहीं, सोचते हो कि यार कई बार ऐसा होता है, सोचना क्या यार, रियलिटी है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हमारा घाटा हो जाता है, एंड उसके बाद मार्केट उठ जाता है। तो ऐसे में हमें लगता है यार स्टॉप लॉस बेकार लगाया था, हम ट्रेड से निकल गए और हमारा नुकसान हो गया और उसके बाद मार्केट उठ गया, तो स्टॉप लॉस भी लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, वही साइकोलॉजी के कारण, एंड स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से और धीरे धीरे 10,000 के घाटे से 20,000 का घाटा हो जाता है। अब लोग सोचते हैं यार यहाँ पर अब क्या करें कि चलो 1 लाख ही लगाए, रहने देते हैं,
प्रॉफिट हो या लॉस हो, अब जो होगा देखा जाएगा, धीरे धीरे पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। ठीक है, यही साइकोलॉजी के कारण अगर आप शुरू में ही 10,000 का प्रॉफिट बुक कर लेते, 10% कम नहीं है। बैंक में एफडी कराने जाओ तो 5-6% का इंटरेस्ट देते हैं साल भर में। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको एक दिन में 10% मिल रहा है, तो ये कम नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और होता है कि अगर उनको चार्ट में लग रहा है कि हाँ और ऊपर जा सकती है, उनका जो स्टडी है वो कहता है कि हाँ ऊपर और जा सकती है, लेकिन मतलब डर जो होता है ना कि यार मार्केट यहाँ से गिर ना जाए, वो डर में आकर जल्दी ही 2-4 हज़ार की प्रॉफिट में निकल जाते हैं कि नहीं भाई मेरा लॉस हो जाएगा, वो डर के कारण निकल जाएंगे। एंड उसके बाद देखें मार्केट और ऊपर उठा तो फिर से ट्रेड ले लेंगे कि भाई यहाँ पर मैंने तो गलती कर दिया, मेरा और ज़्यादा प्रॉफिट होता, फिर से मार्केट में घुसे। इस प्रकार से ओवर ट्रेड कर देते हैं साइकोलॉजी के कारण। ठीक है, तो साइकोलॉजी के कारण अच्छे अच्छे ट्रेडर्स यहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स बर्बाद हो जाते हैं। अभी आगे मैं आपको एक बहुत बड़े वर्ल्ड मोस्ट मतलब जो सबसे बड़े ट्रेडर हैं जिन्होंने सबसे बड़े प्रॉफिट किए थे एक दिन में $100 मिलियन की, उनके बारे में बताऊंगा, तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। यार इस वीडियो के साथ एंड तक बन रहना, उनका स्टोरी जरूर से आप लोग जान लेना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये रहा साइकोलॉजी। यहाँ पर आपको साइकोलॉजी ठीक रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं रहता है तो आपको कोई नहीं बचा सकता नुकसान होने से। ठीक है, होगा ही होगा अगर साइकोलॉजी खराब है तो। ठीक है, अब यहाँ पर 7वें नंबर पर बात करते हैं स्किल की। ठीक है, स्किल की यहाँ पर ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर हमें बस जानकारियाँ लेनी होती हैं। ठीक है, कंपनी के बारे में रिसर्च करनी होती है। ठीक है, कंपनी के बारे में हमें रिसर्च करनी होती है, कंपनी की जानकारियां जुटानी होती है कि कैसी है कंपनी। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको ट्रेडिंग की स्किल होनी चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे। चलो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बार बार लिखने से अच्छा है सिर्फ ट्रेडिंग का टी लिख देते हैं एंड इन्वेस्टिंग का आई लिख देते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग वर्सेज इन्वेस्टमेंट, इतने से आप लोग समझ लेना। ठीक है, 8वें नंबर पर हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपको टेक्निकल्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, टेक्निकल्स को समझने पड़ते हैं, चार्ट्स देखना पड़ता है, जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं वो देखना पड़ता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सभी चीज़ों को समझना पड़ता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको फंडामेंटल्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट वगैरह पढ़ने होते हैं, बैलेंस शीट पढ़ने होते हैं एंड फंडामेंटल्स देखने होते हैं, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं कंपनी की, फ्यूचर प्लान क्या क्या है, ये सारी कंपनीज की जो जानकारियां हैं वो आपको इकट्ठी करनी होगी। फंडामेंटल्स में क्या, कंपनी का पी रेशियो, पीबी रेशियो, फिर आरओसी, आरओई, बहुत सारे रेशियोज होते हैं जिनके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियोज में। ठीक है, जब फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन हमारा स्टार्ट होगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंपनी की फंडामेंटल्स देखना होता है जो कि इजी होता है। ठीक है, देखना समझना, बस एक बार समझ जाओ अच्छी तरह से कि क्या कौन सा रेशियो किस चीज़ में यूज होता है, बैलेंस शीट देखना आपको आ गया तो फिर किसी भी कंपनी को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्निकल्स में आपको कैंडल वाले पैटर्न्स जो होते हैं अप डाउन वाले, ये देखना होगा, फिर चार्ट पैटर्न देखना होगा कि क्या है, मतलब कौन सा पैटर्न बना है, कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, फ्लैग पैटर्न बना है, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना है। तो हो सके तो अगर आप नहीं हो तो इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, लेकिन टेक्निकल्स ये पढ़ने होते हैं हम लोग अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, डोजी, हैमर या फिर मारूबुजू, ये सारे जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, कैंडल्स होते हैं, उनको समझना होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ 8 पॉइंट्स। अब हम 9वें पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर भी 9वें पॉइंट लिख देते हैं। तो देखो, जो एक ट्रेडर होता है ना, जो ट्रेडिंग करता है ना, वो मार्केट अप या डाउन दोनों मार्केट में पैसे बना सकता है। ठीक है, मार्केट गिरते समय भी वो पैसे बना लेता है और मार्केट को उठते वक्त भी पैसे बना लेता है, ये यहाँ पर बेनिफिट मिलती है। लेकिन इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग में आप सिर्फ अप जब जाएगा तभी आपको फायदा होगा, डाउन जाएगा तो आपका नुकसान होता है। ठीक है, और जब मार्केट डाउन होता है मतलब नीचे गिरता है, तब उस समय आपको खरीदना होता है एंड होल्ड करना होता है जब मार्केट ऊपर नहीं उठ जाती। और मार्केट के ऊपर उठ जाने के बाद जब उसका शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर उठेगा लॉन्ग टर्म में, तब जाकर आपको बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, मार्केट उठ रहा है तो वहाँ पर भी घुस गया और वहाँ पर पैसे बना लिया, मार्केट गिर रहा है तो उसमें भी पैसे बना लिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती है जो कि शॉर्ट सेलिंग वगैरह कहा जाता है, या फिर ऑप्शंस में
सी ले लिया, ऊपर जा रहा है मार्केट तो पी ले लिया, नीचे जा रहा है मार्केट तो अलग अलग चीजें होती हैं ट्रेडिंग में। तो उठते मार्केट और गिरते मार्केट दोनों में पैसा बनाया जा सकता है, ये बेनिफिट यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 10वें पॉइंट की बात करें तो 10वां पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि है यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, रूल्स को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर। एंड रूल्स यहाँ पर भी है। ठीक है, रूल्स यहाँ पर यह है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें बने रहना चाहिए। अगर आपको कंपनी पे ट्रस्ट है तो कंपनी अगर सारी चीज़ें अच्छी आपके रिसर्च के अनुसार तो आपको बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप सोचे हो तो अगर आप 1 साल से नीचे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल माना जाता है। ठीक है, तो 1 साल कम से कम होना ही चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो तो। बाकी 1 साल से नीचे अगर आप निकालते हो पैसा तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही हो गया। ठीक है, तो रूल्स यहाँ पर भी आपको फॉलो करनी है। एंड रूल्स यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करते हो ट्रेडिंग के तो यार आपको मार्केट से आउट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक रिसर्च के अनुसार कहा गया है कि जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो लगभग 3 महीने के अंदर ही अपना सारा कैपिटल बहा देते हैं, लूज कर देते हैं, ये कहा गया। तो क्यों होता है ये? ट्रेडिंग रूल्स के कारण, जो मैंने आपको बोला कि ओवर ट्रेड लोग कर देते हैं, मार्केट से बदला लेने जाते हैं, लॉस हुआ तो फिर से मार्केट में घुसा, फिर लॉस हुआ फिर मार्केट में घुसा। इस प्रकार से डेली 3-3, 4-4, 8-8, 10-10 ट्रेड करने की वजह से ये रूल्स फॉलो नहीं कर पाते हैं। रूल्स यही कहता है कि अगर आपको एक बार घाटा हो गया तो उतने में बर्दाश्त करके चुपचाप शांति से बैठ जाओ। ये ना कि दिन भर मार्केट को देखते रहो और देख देख कर लालच में आकर ट्रेड करते रहो। नुकसान हो गया तो फिर से ट्रेड करो, फायदा हुआ तो और ज़्यादा फायदे के चक्कर में फिर से ट्रेड ले रहे हो। तो ये रूल्स कहता है कि आपको ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। और भी काफ़ी सारे रूल्स हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोला जाए तो 80% आपको रूल्स एंड साइकोलॉजी को फॉलो करना है, 20% नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, ये माना जाता है। लगभग यहाँ पर ज़्यादातर जो लॉस करते हैं वो यहाँ पर इसी वजह से लॉस करते हैं, साइकोलॉजी की वजह से। ठीक है, सेबी के रिपोर्ट के अनुसार बोला जाए तो ट्रेडिंग में 100 में से 90% लोगों को नुकसान होता है। ठीक है, 10% लोग ही प्रॉफिट में रह पाते हैं। सोच सकते हो यार कितना खराब रेशियो होता है ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर रूल्स को भी आपको फॉलो करना जरूरी है। अभी हमने यहाँ पर 10 पॉइंट्स कुछ देखे, और भी कुछ पॉइंट्स देखते हैं, याद आ जाए तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। ट्रेडिंग वर्सेज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिंग, तो यहाँ पर 10 पॉइंट्स अभी हमने देखा। यहाँ पर चलो 11वें पॉइंट्स की बात करेंगे। यहाँ पर भी 11 नंबर लिख लेते हैं। तो यार देखो 11वां जो पॉइंट है ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। 10वें पॉइंट में मैंने बोला कि इम्पोर्टेंट है रूल्स को फॉलो करना, लेकिन 11वें पॉइंट में यहाँ पर यह है स्ट्रेस से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिंग में आपको स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा मिलेगा भाई, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है। एंड यहाँ पर स्ट्रेस की बात की जाए तो स्ट्रेस कुछ खास नहीं होता है, लो ही मानकर चलो। यहाँ पर हाई स्ट्रेस देखने को मिलता है। अगर आपने कभी ट्रेड किया है तो आपको पता होगा, जो प्रॉफिट में रहते हैं वो भी स्ट्रेस में रहते हैं, और जो लॉस में रहते हैं वो तो लॉस में रहेंगे तो स्ट्रेस होगा ही होगा। यार ये रियलिटी होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा ये सच्चाई बात है। ठीक है, अगर आपने कभी ट्रेड किया है तो कमेंट में जरूर से बताना कि भाई आपको ट्रेडिंग के वक्त स्ट्रेस हुआ है या नहीं, चाहे आप प्रॉफिट में रहो या लॉस में। प्रॉफिट में रहो तो स्ट्रेस क्यों होता है कि भाई थोड़ा सा और यहाँ पर रुक जाता है तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, ये सोचकर लोग स्ट्रेस में रहते हैं। लॉस हुआ तो यार इतना ज़्यादा लॉस हो गया, लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख, 1-1, 2-2 करोड़ तक रुपए लॉस करके बैठ जाते हैं एक दिन में। तो ये स्ट्रेस होता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर स्ट्रेस की बात की जाए तो स्ट्रेस कुछ खास नहीं होता। अगर आपने अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो बस इन्वेस्ट करके सो जाओ आराम से, वो आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, कंपनी अगर अच्छी आपने सिलेक्ट कर रखा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तो स्ट्रेस की ही बात हो जाती है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर स्ट्रेस के रिगार्डिंग एंड रूल्स के रिगार्डिंग एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, जो कि रियल स्टोरी है। ठीक है, रियल लाइफ का घटना है जो कि एक ट्रेडर के साथ हुआ है, जो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल ट्रेडर की। ठीक है, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाए हैं एक दिन में, $100 मिलियन। ठीक है, $100 मिलियन आप लोग सोच सकते हो यहाँ पर कितनी बड़ी अमाउंट होती है। और ये कब इन्होंने कमाया था ट्रेडिंग के थ्रू? 1929 में।
क्या करके कमाया था ट्रेडिंग में? शॉर्ट सेलिंग का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, जो कि गिरते मार्केट में भी पैसा बनाने का ऑप्शन होता है, जो कि आपको मैंने बताया, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से जो एक ट्रेडर है जिनका नाम है जेसी लिवरमोर, ठीक है, जेसी लिवरमोर नाम है उनका, और इन्होंने कमाया था 1929 में, सिर्फ एक दिन में यूएस मार्केट क्रैश हुआ था, तो उस टाइम शॉर्ट सेलिंग करके इन्होंने एक दिन में $100 मिलियन कमाए थे। उस टाइम $100 मिलियन 1929 की बात करूं, जबकि अभी यार $100 मिलियन कितनी बड़ी अमाउंट है, आप लोग सोच सकते हो। तो उस टाइम तो यार और भी बड़ी अमाउंट थी, आप लोग खुद सोच सकते हो। तो 1929 में इन्होंने एक दिन में कमाया तो ठीक है एक दिन में, लेकिन क्या हुआ उनके साथ, देखो यहाँ पर इन्होंने सुसाइड कर लिया था। जेसी लिवरमोर देख सकते हो, यह है उनका नाम, और चलो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो सुसाइड इन्होंने कर लिया था। ये अमेरिकन ट्रेडर थे और इन्होंने शॉर्ट सेलिंग किया था, लेकिन इन्होंने फिर 1940 में 28 नवंबर 1940 में देखो इन्होंने सुसाइड कर लिया था 5:30 बजे शाम के बाद। ये क्यों सुसाइड की थे वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर शॉट हिमसेल्फ देखो लिखा हुआ, इन्होंने खुद से शूट कर लिया था अपने गन से खुद को, ठीक है, एक होटल में, यहाँ पर जो कि देख सकते हो शेरी नीदरलैंड होटल इन मैनहट्टन, मैनहट्टन में एक होटल में, जहाँ पर ये कॉकटेल्स वगैरह यूजुअली पिया करते थे, वहीं पर जाकर इन्होंने अपने होटल के जो रूम होते हैं उसके अंदर यहाँ पर खुद से गन से शूट कर लिया इन्होंने और अपना सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड नोट पर इन्होंने लिख भी दिया था अपनी वाइफ को कि इन्होंने सुसाइड क्यों किया, ठीक है। इन्होंने सुसाइड क्यों किया था वो भी यहाँ पर लिखा था, रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मैं ट्रेडिंग के जो रूल्स होते हैं उसे फॉलो नहीं कर पाया, ठीक है, ये है रियलिटी। ट्रेडिंग के रूल्स ना फॉलो करने की वजह, जो आदमी एक दिन में $100 मिलियन कमा सकता है, वो आदमी सिर्फ 10 साल में ही 1929 से 1940 10 साल में ही सुसाइड कर लिया, शूट कर लिया खुद को। क्यों? स्ट्रेस हो गया इनको एकदम। स्ट्रेस भी क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया और जो भी यहाँ पर इन्होंने कमाए थे वो सारे के सारे डुबा दिए, ठीक है। रूल्स ना फॉलो करने की वजह से प्रॉफिट तो कमाए थे, लेकिन उसे ये संभाल नहीं पाए, ये रूल्स ना फॉलो करने की वजह से, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक अपना जो फ्रेंड है उसका एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरा एक फ्रेंड है जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता था, अभी करता है या नहीं अभी कुछ दिनों से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन क्या है कि वो ऑप्शंस में ट्रेड करता था, ठीक है। ऑप्शंस होता है जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ही आता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग चीज़ है, ठीक है। अब वो क्या करता था बंदा, उन्होंने स्टॉक मार्केट को स्टार्ट किया डायरेक्ट ट्रेडिंग से, कभी एक स्टॉक बाई या फिर सेल नहीं कर पाया क्या यार, कभी किया ही नहीं, सिर्फ लोगों के प्रॉफिट्स वगैरह देखकर वो ट्रेडिंग के अंदर एंटर हुआ एंड बस धड़ाधड़ ट्रेडिंग। यहाँ तक कि टेक्निकल चार्ट्स भी उससे ठीक से नहीं आती थी यार, क्या बताऊँ, सीखने में वो कुछ टाइम भी नहीं दिया और वो ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ घुस गया अंदर, और उसके बाद कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसे करते करते ओवरऑल उन्होंने लॉस ही किया, और लॉस करने के बाद क्या किया, अपने पिताजी के पैसे का भी ट्रेड कर डाला, ठीक है। तो पिताजी उसे मारने लगे, उनके पिताजी, ठीक है। तो उसने मेरे साथ ये चीज़ें बताई थी, ये भी रियल घटना है। अगर मेरा वो फ्रेंड देख रहा है तो भाई माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपकी जो डिटेल्स है वो लीक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपके माध्यम से लोगों को ये सीख मिले, ठीक है। तो देखो उन्होंने ये बहुत बड़ी मिस्टेक ये की कि कुछ सीखा नहीं मार्केट में और सीधे मार्केट में कूद पड़े। एक स्टॉक को बाई सेल करना जिसे नहीं आता है वो ट्रेडिंग कैसे कर सकता है भाई? ट्रेडिंग में क्या यार, आपको 1 साल टाइम लगा दोगे और सोचोगे कि मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम दे दिया, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ तक कि 5 साल 10 साल भी टाइम दे दो तो भी आप कुछ नहीं सीख पाए हो, अगर आपका साइकोलॉजी ही ठीक नहीं है, अगर आप रूल्स ही फॉलो ना कर पाते हो तो, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोला कि 20% आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बाकी 80% आपके पास यहाँ पर साइकोलॉजी सही होनी चाहिए। पहले से तो लोग सोच कर चलेंगे कि भाई हाँ समझ गया, अब मुझे ऐसे करना है वैसे नहीं करना है, लॉस होगा तो भी बर्दाश्त कर लूंगा, स्टॉप लॉस के थ्रू छोटा लॉस लेकर निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा पहले सोचने में लगता है, बाद में जब लॉस दिखता है ना
तो सारी साइकोलॉजी बाहर हो जाती है और ओवर ट्रेड होने लगता है, रूल्स वगैरह सब भाड़ में चला जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं लोगों के साथ, ठीक है। तो इसलिए ये रूल्स को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रेडिंग पे बताया। अब इन्वेस्टिंग पे भी कुछ बातें कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, यहाँ पर आप आराम से एसआईपी कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में, या फिर आप स्टॉक्स में भी एसआईपी कर सकते हो। और एसआईपी करके मंथली आप अपना पैसा कटाते जाओ, अगर आपको टाइम उतना नहीं मिल पाता है तो, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, कोई एसआईपी का सिस्टम नहीं है। ये 12वां पॉइंट्स आप लोग मानकर चल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई एसआईपी का सिस्टम ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप एसआईपी करके बिंदास सोए रहो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको हमेशा मतलब चार्ट को देखते रहना पड़ता है, चार्ट पर लगे रहना पड़ता है। यहाँ पर बस आपको कंपनी पर थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि कंपनी मेरी कैसी चल रही है, उस पर आपको ध्यान देना होता है। थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है। अगर कोई कंपनी खराब कर रही है लेकिन फिर भी आप उसमें बने हुए हो, लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करके आप रुके हुए हो, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्टिव रहना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक्टिव रहना होगा, और कोई कंपनी अगर खराब है उसमें आप लॉस में हो तो वो लॉस, छोटे से लॉस को लेकर निकल जाओ, ठीक है। पूरा जो अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट, उसे लॉस करने से अच्छा है थोड़ा सा लॉस से लेकर निकल जाओ अगर कंपनी ठीक नहीं है तो, ठीक है। प्रॉफिट हो रही है किसी कंपनी में तो क्या होता है कि थोड़े से प्रॉफिट में ही निकल जाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यार ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ टाइम आपको देना होगा। अगर कंपनी अच्छी है तो कंपनी के साथ बने रहो, ठीक है। 14 नंबर में आपको मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर टैक्स के रिगार्डिंग एंड ब्रोकरेज के रिगार्डिंग। आजकल ज़्यादातर जो ब्रोकर्स हैं वो हमें जो डिलीवरी में खरीदते हैं हम लोग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए, जिसकी बात की जाए तो यहाँ पर हमें ब्रोकरेज नहीं लगता, बाकी कुछ टैक्स वगैरह लगते हैं सेल वगैरह करने के टाइम, और थोड़ी बहुत कुछ अलग अलग जीएसटी वगैरह गवर्नमेंट के जो चार्जेस होते हैं वो लगते हैं, या फिर यहाँ पर सेबी के जो चार्जेस होते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिसे एसटीटी बोला जाता है, वो सब जो टैक्स हैं वो यहाँ पर लगते हैं। यहाँ पर तो टैक्स लगते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ब्रोकरेज भी लगते हैं। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपका प्रॉफिट हो या लॉस कोई मतलब नहीं है, ब्रोकर आपसे पैसे लेगा ही लेगा। ये ट्रेडिंग के अंदर बात की जा रही है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के अंदर ब्रोकर आपसे पैसे नहीं लेता है कि आप एक शेयर खरीदो तो मुझे इतने पैसे दो। वो चीज़ें ज़्यादातर में नहीं होती हैं, कुछ कुछ ब्रोकर्स लेते हैं पैसे, ठीक है। सो गाइस, अभी यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स देखे, अप्रोक्स 14 पॉइंट्स यहाँ पर हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। और भी ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, मुझे जितना भी याद आया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। और इतने पॉइंट्स काफ़ी है आई थिंक, अगर आप लोग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में फ़र्क समझना चाहते हो तो। अब यार अगर आप मुझसे पूछना चाहो कि आपको क्या पसंद है इन दोनों में से, तो भाई देखो मैं पर्सनली अपना यही चूज किया हूँ, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या झोल है, क्या झमेला है, ये तो मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी ट्रेडिंग करना है तो आप लोगों को ऐसे ही शुरू में ही छलांग नहीं लगा देना, आपको सारी चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई यूट्यूब पर ऐसे कोर्स वगैरह बेच रहे हैं या फिर फेक स्क्रीनशॉट्स, तो यार आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, तो उन चीज़ों से बचकर रहना होगा, ठीक है। आपको पहले एजुकेशन लेना होगा पूरी अच्छी तरह से, साइकोलॉजी आपको सही रखना होगा, रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। तो ये सारी चीज़ें करनी होगी, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग के थ्रू लोग कमा नहीं रहे हैं, अभी भी लोग कमा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 100 में से 10 लोग कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग लॉस में ही हैं, तो कुछ लोग प्रॉफिट में भी हैं। तो आप ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो मैंने बोला रूल्स वगैरह फॉलो करना है, साइकोलॉजी ठीक रखना है, एजुकेशन लेना है पूरा अच्छा तरह से। इन्वेस्टमेंट में भी आपको सारी चीज़ों को सीखना समझना है, फंडामेंटल्स कैसे समझें, ट्रैक रिकॉर्ड कैसे देखें, बैलेंस शीट कैसे देखें, ये सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट पसंद है, और मैंने भी स्टॉक मार्केट की जर्नी में बहुत सारी मिस्टेक किए हैं। तो बिना मिस्टेक किए कोई सीखता नहीं है। शुरू में जो यहाँ पर मार्केट के अंदर लोग आते हैं वो मार्केट पर एक फ़ी के तौर पे पैसे अपना लॉस करते हैं, ठीक है। मार्केट में अपना पैसा देते हैं फ़ी के तौर पे। मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं स्टॉक मार्केट में जब मैं शुरुआती स्टेज में यहाँ पर आया था, तो ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर एक्सपर्ट बन गया हूँ, अभी भी मैं एक लर्नर हूँ, अभी भी मैं सीखने में कोई कमी नहीं करता हूँ, ठीक है। और जो भी चीज़ें मैं सीखता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, ठीक है।
मैं ये नहीं कर रहा कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ। और यहाँ पर जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के रिगार्डिंग समझाया है, उसका मेन मकसद, मेरा मेन पर्पस यही था कि आप सभी को इन दोनों चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से समझा पाऊँ, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बीच का अंतर, बीच का फ़र्क पता चल गया होगा। तो कमेंट करके बताना, और अभी भी अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।